तो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की इस क्लास में अपन कवर करेंगे राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्गों के कितने प्रकार के यहाँ पे दुर्ग बने हुए हैं और जैसे मनुस्मृति, कौटिल्य और शुक्र नीति, इनके अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार हैं। सभी प्रकार के दुर्गों का अपन इस वीडियो में वर्णन करेंगे और एक दो दुर्ग है उसको अपन आज है वो इसमें कवर करेंगे। तो देखो, दुर्गों से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली पूछा जाता है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं या शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। वहीं कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार का वर्णन किया है। कौटिल्य ने दुर्गों को कितने प्रकार में बांटा है? 4 प्रकार का वर्णन किया है और मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन है और कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन है। तो ये डायरेक्टली या तो शुक्र नीति से या कौटिल्य से या मनुस्मृति से, तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन है वो एक पुटअप होकर आ सकता है। डायरेक्टली सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? देखो, शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है ना। अब शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन है तो यहां से क्वेश्चन है वो पुटअप होकर आता है एग्जाम में कि भाई दुर्गों के प्रकार पूछ लिया जाता है, कौन सा दुर्ग किस प्रकार का है। तो डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन दुर्ग, जिसके चारों तरफ वन व कांटेदार वृक्ष हो, ऐसे दुर्ग को वन दुर्ग के नाम से जाना जाता है ना। और धान्व दुर्ग, धान्व दुर्ग जो चारों तरफ रेत के टीले हो, चारों तरफ मरुस्थल हो, वो धान्व दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे सोनारगढ़ का किला जैसलमेर है, वो चारों तरफ रेत के टीले हैं और रेत के टीलों में बना हुआ दुर्ग है। तो धान्व दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल हो, उसको धान्व दुर्ग की श्रेणी में मानते हैं। जल दुर्ग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होना चाहिए, ऐसे दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में मानते हैं। और गिरी दुर्ग, गिरी से डायरेक्टली अपने को अपने समझ में आ रहा है इसमें कि भाई गिरी यानी कि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग है ना। तो सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग है जहां पर अपनी सहायता करने वाले, जहां पर सहायता करने वाले लोग रहते थे, है ना। तो वीर व सदा सहायता करने वाले लोग रहते हों, ऐसे दुर्ग को सहाय दुर्ग कहते हैं। एरण दुर्ग, जिनके चारों तरफ कांटे व पत्थर का मार्ग हो। एरण दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग होता है? जिसके चारों तरफ कांटे हो या पत्थर का मार्ग हो, ऐसे दुर्ग को एरण दुर्ग कहते हैं। और पारीख दुर्ग, देखो प्रश्न यहां से पुटअप होकर आ जाता है, पारीख और पारीध, ये 2 प्रकार के दुर्ग है ना। पारीख दुर्ग और पारीध, तो ख और ध में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना है। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है एक बार। पारीख दुर्ग, चारों ओर गहरी खाइयां हो, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाइयां बनी हो, ऐसे दुर्ग को पारीख दुर्ग कहते हैं। और पारिध दुर्ग, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हो, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हो, उसको पारिध दुर्ग कहते हैं। और सैन्य दुर्ग, दुर्ग में सेना सुसज्जित हो, ऐसे दुर्ग जिसमें सेना सुसज्जित हो, ऐसे दुर्ग को सैन्य दुर्ग के नाम से है वो जाना जाता है। लगभग सभी दुर्गों में है वो सेना सुसज्जित रहते हैं, लगभग सभी दुर्गों में सहाय लोग रहते थे, लेकिन फिर भी इन दुर्गों का वर्णन है वो किया गया है। अब प्रमुख दुर्ग, देखो प्रमुख दुर्ग है वो कौन कौन से दुर्ग है, जिसको कैटेगरी वाइज अपन ने भी पढ़ा है। भाई वन दुर्ग है तो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है सिवाना का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग और कुंभलगढ़ का दुर्ग। सिवाना, रणथंभौर और कुंभलगढ़ ये वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। धानवन दुर्ग, जिसके चारों तरफ रेत के टीले हो या रेत में या मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग है, वो है सोनारगढ़ जैसलमेर, भटनेर का किला और नागौर का किला। सोनारगढ़, जैसलमेर, भटनेर और नागौर, ये तीनों दुर्ग है वो धानवन दुर्ग में आते हैं। जल दुर्ग, जल दुर्ग जिसके चारों तरफ जल हो, जैसे गागरून का किला है। अब गागरून का किला आहू व काली सिंध नदियों के संगम पे बना हुआ है। जो गागरून का किला है वो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पे बना हुआ है। शेरगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, और ये शेरगढ़ का जो दुर्ग है ये 12 में है। जल दुर्ग की श्रेणी में ये प्रमुख दुर्ग आते हैं, गागरोन दुर्ग झालावाड़, शेरगढ़ 12 और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़। इसके बाद में अपन देखते हैं गिरी दुर्ग, जो पहाड़ों पर बने हो, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग है। इसमें चित्तौड़गढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़, तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर दोनों ही है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। मेहरानगढ़, जालोर का दुर्ग,
तारागढ़ अचलगढ़ दुर्ग, है ना। तारागढ़ दो आ गए ना अपने, तो एक तारागढ़ बूंदी, एक तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर और तारागढ़ बूंदी, है ना। ऐसा एक बार कांस्टेबल वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से एक तारागढ़ का दुर्ग है वो अजमेर में है, जबकि दूसरा तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। सहाय दुर्ग, वीर व सदा सहायता देने वाले लोग रहते हों। अब ऐसा ये तो सभी दुर्गों में सहाय दुर्ग आते हैं जिनमें वीर व सदा सहायता करने वाले लोग हैं वो रहते हैं। पारीख दुर्ग जैसे लोहागढ़ भरतपुर, जूनागढ़ व डीग का किला, जो जिसके क्या है यानी कि पारीख दुर्ग है, इनके चारों तरफ खाइयां हैं और उसमें पानी भरा हुआ। पारीध दुर्ग, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, जयगढ़। पारीध दुर्ग यानी कि चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हो, ऐसे दुर्ग को पारीध दुर्ग कहते हैं, और इसमें चित्तौड़गढ़, तारागढ़ और जयगढ़ आता है। जल दुर्ग, गागरोन, शेरगढ़ बारा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और एरण दुर्ग, जालोर व चित्तौड़गढ़ दुर्ग, एरण दुर्ग की श्रेणी में ये दुर्ग आते हैं। और कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है? कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार हैं, जिसमें से वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, पार्वत दुर्ग व ओदक दुर्ग। अब देखो जो अपन ने अभी पढ़े हैं वो सारे 9 प्रकार के दुर्ग अपन ने पढ़े हैं। अब उसी दुर्गों में से यहाँ पे ये 4 प्रकार के दुर्ग हैं वो कौटिल्य के अनुसार है। जबकि ओदक दुर्ग, अगर अपन जल दुर्ग का ही दूसरा नाम है वो ओदक दुर्ग होता है। तो डायरेक्टली प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न पुटअप होकर आता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो जो दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं वो दुर्ग ही ओदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जल दुर्ग का ही दूसरा नाम ओदक दुर्ग है। और मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के 6 प्रकार का वर्णन किया गया है। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का पहला उदाहरण कालीबंगा की खुदाई से हमें मिला है। प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि राजस्थान में जो स्थापत्य कला जिसमें खुदाई से सबसे पहले जो प्रमाण मिले हैं, दुर्ग स्थापत्य का पहला उदाहरण मिला है वो कालीबंगा की खुदाई से अपन को पहला उदाहरण यहाँ से मिला है। और भारत में सबसे ज़्यादा दुर्ग महाराष्ट्र स्टेट में है। दुर्गों की दृष्टि से दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और राजस्थान का नंबर तीसरे नंबर पर आता है। दुर्गों की श्रेणी में राजस्थान का जो नंबर आता है वो तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहला नंबर है महाराष्ट्र का, दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश का और तीसरा नंबर है राजस्थान का। 21 जून 2013 को राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। 21 जून 2013 को, ये डेट भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है कि भाई 21 जून 2013 को राजस्थान के कुल कितने दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो कुल 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। और कब शामिल किया गया? 21 जून 2013 को शामिल किया गया। तो 2 प्रश्न यहां से बन सकते हैं, भाई राजस्थान के कुल कितने दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो 6 दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इनको कब शामिल किया गया? 21 जून 2013 को शामिल है, इनको किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मेरे को ये कमेंट करके बताओ आप, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। रणथंभौर का किला, घाघरोन का किला जो झालावाड़ में है, आमेर का किला जयपुर में है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। डायरेक्टली प्रश्न एग्जाम में ये आते हैं, निम्न में से कौन सा किला विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है, है ना। निम्न में से कौन सा किला विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो ये देखो जैसलमेर का किला है जो सोनारगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये 6 दुर्ग है, ये 6 विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। अब आप इनको कैसे भी ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। इनके जो किला का जो पहला अक्षर है उनको आप बना के याद कर सकते हो। ये नॉर्मल सी बात है भाई। सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है वो भी शामिल है, रणथंभौर का किला है वो भी शामिल है, गागरोन का किला है वो भी शामिल है, आमेर का किला, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये किले हैं विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। घाघरोन के दुर्ग के ऊपर अपन पढ़ेंगे अब, है ना। तो घाघरोन का दुर्ग सबसे पहले तो बना कहाँ पे है? घाघरोन का दुर्ग है वो झालावाड़ में बना हुआ। किस नदी के संगम पे ये दुर्ग बना हुआ है? आहू व काली सिंध नदी के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि घाघरोन का दुर्ग किस नदी के संगम पर बना हुआ है? आहू व काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है और सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है।
इसका निर्माण 11वीं सदी में परमार शासकों ने करवाया था। गागरोन के दुर्ग का निर्माण करवाया था वो 11वीं सदी में परमार शासकों ने करवाया था। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ व धूलरगढ़ भी कहते हैं। निम्न में से राजस्थान में किस दुर्ग को डोडगढ़ व धूलरगढ़ कहते हैं? तो गागरोन के किले को डोडगढ़ व धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि डोडगढ़ का किला किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ना। और डोडगढ़ का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर ये बना हुआ है। गागरोन में खींची राजवंश का संस्थापक देवन सिंह खींची था। पहले यहाँ पे डोड शासकों का शासन था, फिर उसके बाद में देवन सिंह खींची ने यहाँ पे खींची राजवंश की स्थापना करी है ना। देवन सिंह खींची ने डोडगढ़ का नाम बदल करके गागरोन का किला किया। गागरोन का किला किसने किया था? देवन सिंह खींची ने डोडगढ़ का नाम बदला और इसका नाम गागरोन का किला कर दिया गया। गागरोन में 2 साके भी हुए हैं। तो गागरोन का पहला साका 1423 ईस्वी में हुआ था। तो गागरोन और मालवा के शासक होसंग शाह के मध्य ये युद्ध हुआ था। गागरोन के शासक अचलदास खींची थे और मालवा के शासक होसंग शाह थे। 1423 ईस्वी में गागरोन का पहला साका हुआ और दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ ना। पहला 23 में हुआ और दूसरा 44 में हुआ। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो भाई, गागरोन का पहला हुआ वो 23 में हुआ और दूसरा है वो 44 में हुआ, है ना। दूसरे साके के समय मालवा का जो शासक था वो महमूद खिलजी फर्स्ट था। अब डायरेक्टली प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं कि गागरोन के दूसरा साका के समय मालवा के शासक कौन थे, या गागरोन का जो दूसरा साका हुआ था उस समय गागरोन के शासक कौन थे? तो उस समय जो गागरोन के शासक थे वो पलहन सिंह थे और मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट था। दूसरे साके में महमूद खिलजी है वो विजय होता है और पालहन है वो इस युद्ध में हार जाता है। इसके बाद में गागरोन दुर्ग का नाम बदला जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में कि राजस्थान के किस दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से भी जाना जाता था, या महमूद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन के दुर्ग का नाम बदल करके क्या किया, है ना। डायरेक्टली इस प्रकार से घुमा फिरा के कैसे भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको तो ये याद रखना है कि गागरोन का जो किला है उसको मुस्तफाबाद के नाम से भी, यानी कि उसका नाम बदल करके महमूद खिलजी फर्स्ट ने मुस्तफाबाद किया था। महमूद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन किले का नाम बदल करके मुस्तफाबाद कर दिया था। अकबर के शासनकाल में पृथ्वीराज राठौर को यह दुर्ग सौंपा गया और पृथ्वीराज राठौर ने एक रचना करी थी। गागरोन के दुर्ग में रहते हुए पृथ्वीराज राठौर ने एक रचना करी थी। उस रचना का नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी री। ये कृष्ण भगवान पर आधारित है। वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज राठौर ने रचना की थी और इस ग्रंथ की रचना गागरोन दुर्ग में रहते हुए इन्होंने करी थी। पृथ्वीराज राठौर ने वेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ की रचना करी थी गागरोन के दुर्ग में रहते हुए। और पृथ्वीराज राठौर को गागरोन का दुर्ग किस शासक ने सौंपा था? तो दिल्ली का जो मुगल शासक अकबर था उसने पृथ्वीराज राठौर को ये दुर्ग सौंपा। किले का कुल क्षेत्रफल 23 हेक्टेयर है। जो गागरोन का किला उसका क्षेत्रफल 23 हेक्टेयर है और यूनेस्को की सूची में 21 जून 2013 को इसको शामिल किया गया था। यह किला विंध्याचल पर्वतमाला की चट्टान पर स्थित है। देखो ये जो किला है इसमें नींव का पत्थर नहीं है, एक चट्टान है और चट्टान के ऊपर इसको बनाया गया है ना। जो गागरोन का किला है वो किस पर्वतमाला में है? तो गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला में मत करिए ना, यह है विंध्याचल पर्वतमाला की एक चट्टान पर स्थित है ना। विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसकी एक चट्टान पर स्थित है और इसमें नींव का पत्थर नहीं है, एक चट्टान पे ही खड़ा किया गया है ना। कोटा के जालिम सिंह झाला ने यहाँ पे एक परकोटे का निर्माण करवाया था जिसे जालिमकोट परकोटा कहते हैं। ये कोटा का सेनापति था। जालिम सिंह झाला कौन था? जालिम सिंह झाला है वो कोटा का सेनापति था और इसने जालिमकोट परकोटे का निर्माण करवाया था। किस परकोटे का निर्माण करवाया था? जालिमकोट परकोटे का इसने निर्माण करवाया था। मीठे शाह की दरगाह का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। मीठे शाह की दरगाह डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, मीठे शाह की दरगाह है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है मीठे शाह की दरगाह। मीरा साहब की दरगाह है वो किस दुर्ग में स्थित है? तो मीरा साहब की दरगाह है वो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है।
मीठे शाह कौन था? ये मीठे शाह था संत सूफी संत था, ये हमूमुद्दीन चिश्ती था। कौन था मीठे शाह? सूफी संत हमूमुद्दीन चिश्ती। बुलंद दरवाजे का निर्माण भी यहाँ पे औरंगजेब ने करवाया है, और यहाँ पे मधुसूदन जी का मंदिर भी है, जौहर कुंड भी है यहाँ पे। गागरोन अगर आप कभी भी जाओ तो देख के आना, बहुत अच्छा किला है, मेरा देखा हुआ ये किला बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा किला है यहाँ से। अगर चौमासे के टाइम आप देखने जाओगे तो वास्तव में देखने लायक जगह है गागरोन का किला, है ना। और वर्ष 2018 में गागरोन के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट है, वो भी जारी किया गया है। दुर्गों के प्रकार अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, और एक दुर्ग को अपन ने कंप्लीट कर लिया, है ना। अब मैं कोशिश करूंगा कि बड़े बड़े वीडियो आपके लिए लाऊं, 1-1 घंटे का वीडियो है वो मैं आपके लिए लाऊं, और फटाफट से आपका जो कोर्स है राजस्थान की कला व संस्कृति, इसको एक बार अपन कवर करें, है ना। ठीक है, तो अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इसे आप लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ एक बार इसे शेयर भी जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।